नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी विशेष प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आज हमारे विषय पावर सिस्टम एनालिसिस में जनरेशन और पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट संबंधी कुछ प्रश्न करते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक जनरेटर के लोड कर्व में स्लोप के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो एक जनरेटर अपना लोड खुद डिसाइड नहीं करता, वो उसके कनेक्टेड कंज्यूमर्स डिसाइड करते हैं। और एक टिपिकल पावर सेक्टर में सबसे बड़ा कंज्यूमर इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री में जो 3 शिफ्ट इंडस्ट्री है उसका लोड ऑल थ्रू द डे लगभग कांस्टेंट रहता है। जो 1 और 2 शिफ्ट की इंडस्ट्री है वो यहाँ कुछ बीच में वर्किंग आवर्स में इस बेस लोड को थोड़ा इंक्रीज करके मीडियम ऑर्डर का कर देती है। और एक दूसरा बड़ा सिग्निफिकेंट कंज्यूमर डोमेस्टिक और कॉमर्शियल है, जो लेट इवनिंग आवर्स में लाइटिंग और दूसरी कंजम्पशन के कारण यहाँ पीकिंग करते हैं। तो लोड कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी कांस्टेंट रहता है। तो इसके सभी तरह की स्थितियां हो सकती है। बढ़ते समय इसका पॉजिटिव स्लोप हो सकता है, पावर टाइम के साथ बढ़ रही है, जैसे ग्रीन हाईलाइट वाले सेक्शन से हम समझ सकते हैं। वो घटते समय नेगेटिव स्लोप रख सकती है और कांस्टेंट रहते समय जीरो स्लोप रख सकती है। तो यहाँ जो डी ऑप्शन है हमारा कि एक लोड कर्व का स्लोप सभी तरह का हो सकता है, राइट चॉइस हो गई है। अगला प्रश्न है, किन बातों का निर्धारण करने में लोड फैक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है? लोड फैक्टर प्लेज अ की रोल इन डिटरमाइनिंग विच अमंग द फॉलोइंग। तो लोड फैक्टर एक जनरेशन में जो मैक्सिमम डिमांड है, जैसे इस उदाहरण में 1840 मेगावाट है, और एवरेज लोड जो 1220 मेगावाट है, उसका रेशो है। और तो किसी प्लांट पे लोड फैक्टर डिसाइड करेगा कि वो सारी यूनिट्स कितनी जनरेट करेगा, और उसके आधार पे ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड प्राप्त होगी। तो यहाँ जो बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो गया है। ध्यान रहे, प्लांट की कैपेसिटी डिमांड फैक्टर से बनेगी। यहाँ एक प्रश्न है कि लोड फैक्टर क्या है? तो लोड फैक्टर एवरेज औसत भार और मैक्सिमम अधिकतम भार का अनुपात है। यहाँ ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो गया है। एक पावर स्टेशन में कॉस्ट ऑफ जनरेशन कब कम होगी? हमें कॉस्ट ऑफ जनरेशन पे लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर के असर को देखना है। तो लोड फैक्टर एवरेज और मैक्सिमम का रेशो है। अगर किसी जनरेटिंग स्टेशन के लिए लोड फैक्टर अधिक है तो वो सेम मैक्सिमम डिमांड के साथ ज्यादा एनर्जी जनरेट करेगा। तो हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो ज्यादा यूनिट्स पर डिस्ट्रीब्यूट होकर पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम होने से हमारा कॉस्ट ऑफ जनरेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो लोड फैक्टर का इंक्रीज होना हमारी कॉस्ट ऑफ जनरेशन को डिक्रीज करेगा। अब जरा डाइवर्सिटी फैक्टर को समझिए। हमारे पावर सिस्टम में अलग अलग कंज्यूमर अपनी मैक्सिमम डिमांड को अलग अलग समय अपनी डाइवर्सिटी के हिसाब से पैदा करते हैं, और ये डेली सीजनल किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो सारे सिस्टम पर जो कोइंसिडेंट मैक्सिमम डिमांड है वो तो कम होती है, और इंडिविजुअल कंज्यूमर की मैक्सिमम डिमांड का सम ज्यादा होता है, और इस फैक्टर को हम डाइवर्सिटी फैक्टर कहते हैं। अगर किसी सिस्टम में डाइवर्सिटी फैक्टर ज्यादा है तो हम बहुत सारे कंज्यूमर की टोटल सम इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड बहुत ज्यादा होने पर भी हमें सिस्टम की जो मैक्सिमम डिमांड चाहिएगी वो उतनी ज्यादा नहीं चाहिएगी। तो हम सिस्टम की कैपेसिटी छोटी कर सकते हैं। छोटी कैपेसिटी से हमारा इनिशियल कॉस्ट जो प्लांट इरेक्शन में होगी वो कम हो जाएगी। तो डाइवर्सिटी फैक्टर बढ़ने से भी हमारी कॉस्ट ऑफ जनरेशन डिक्रीज होगी। तो यहाँ ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो गया है। बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न है कि यहाँ कौन सा कर्व है जो प्लांट का लोड फैक्टर बढ़ने पर कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो लोड फैक्टर बढ़ने का मतलब है कि हमारे प्लांट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का ज्यादा यूनिट्स के साथ यूटिलाइजेशन, और लोड फैक्टर बढ़ने से लगातार हमारी जनरेशन कॉस्ट पर यूनिट घटेगी। यहाँ डी हमारा राइट ऑप्शन हो गया है। जल्दी से लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर को समझ लेते हैं। लोड फैक्टर हमारा एवरेज लोड और मैक्सिमम डिमांड का रेशो है। लोड फैक्टर को हम डेली, मंथली या ईयरली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमें आइडिया देता है कि पर यूनिट जो एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या आएगी। अगर किसी प्लांट पे लोड फैक्टर ज्यादा है तो इसका मतलब है उसमें मैक्सिमम डिमांड कम है। डिमांड कम होने पे हम लो कैपेसिटी का पावर प्लांट, जिसकी लागत इनिशियली कम होगी, रनिंग कॉस्ट भी कम होगी, उससे काम चला सकते हैं, और ऐसी स्थिति में हमारी कॉस्ट ऑफ जनरेशन पर यूनिट कम हो जाएगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर किसी प्लांट में लोड फैक्टर ज्यादा है तो वो सेम मैक्सिमम डिमांड पे ज्यादा एनर्जी जनरेट करेगा, और ऐसी स्थिति में हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट का कंपोनेंट है वो ज्यादा यूनिट पे डिस्ट्रीब्यूट होने पे कम हो जाएगा। तो हमारी जो जनरेशन लागत है वो लोड फैक्टर बढ़ने से कम हो जाएगी। जैसे हमने बताया कि हमारे पावर प्लांट में बहुत अलग अलग प्रकृति के कंज्यूमर्स हैं, और इनकी अपनी मैक्सिमम डिमांड अलग अलग समय स्थितियों पर आती है। अगर किसी पावर सिस्टम में डाइवर्सिटी फैक्टर ज्यादा है तो हम पाएंगे कि
इंडिविजुअल कंज्यूमर की मैक्सिमम डिमांड का सम तो ज्यादा है, लेकिन ग्रुप मैक्सिमम डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें प्लांट की कैपेसिटी कम रखकर भी पूरे पावर सिस्टम में सभी कंज्यूमर्स की डिमांड को पूरा करने का मौका मिल जाएगा। ध्यान रहे, डाइवर्सिटी फैक्टर हमेशा एक से ज्यादा होता है, क्योंकि सभी इंडिविजुअल कंज्यूमर की मैक्सिमम डिमांड का सम ज्यादा होगा और ग्रुप की मैक्सिमम डिमांड डाइवर्सिटी होने के कारण लोड की डिमांड में हमेशा कम होगी। तो लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर दोनों के ज्यादा होने से कॉस्ट ऑफ जनरेशन घटेगी। प्रश्न है कि एक पावर सिस्टम में जनरेटर के लिए लोड फैक्टर भार गुणांक का अधिकतम मान क्या हो सकता है। तो अगर कोई ऐसा जनरेटर हो जो अपने बेस लोड के बराबर लोड पे लगातार काम करता है, तो उसका एवरेज और अधिकतम समान होने से लोड फैक्टर का अधिकतम मान 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका एवरेज लोड और मैक्सिमम लोड सेम है। तो जो हमारे बेस लोड प्लांट है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट या रन ऑफ रिवर हाइडल प्लांट, वो लगातार अगर अपने मैक्सिमम लोड पे चलते रहें तो उनका लोड फैक्टर मैक्सिमम 1 हो सकता है। अगला प्रश्न है, किसी पावर स्टेशन पे मैक्सिमम डिमांड 110 मेगावाट, अगर एनुअल लोड फैक्टर 38% है तो टोटल एनर्जी पूरे साल में कितनी जनरेट होगी, ये ज्ञात करना है। तो हम एवरेज लोड निकाल सकते हैं मैक्सिमम लोड में लोड फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन करके। 110 मेगावाट में जब 0.38 का मल्टीप्लीकेशन किया तो ये 43,800 किलोवाट आ गई है। हमने लोड को किलोवाट में इसलिए निकाला है क्योंकि उसे घंटों से सीधा गुणा करने पे हमें यूनिट्स आ जाएगी, और साल में 365 दिन, हर दिन में 24 घंटे, तो सारे साल के घंटों से जब हमने 41,800 किलोवाट को मल्टीप्लाई किया तो ये किलोवाट आवर में मेरा आंसर आ गया। यहाँ 3661.7 इंटू 10⁵ किलोवाट आवर, ये ऑप्शन सी सही ऑप्शन हो गया है। प्रश्न है कि एक सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर क्या है। तो एक सिंक्रोनस मोटर को अगर हम ओवर एक्साइटेड मोड में बिना किसी मैकेनिकल लोड के अगर चलाते हैं और ओवर एक्साइटेड कंडीशंस पे वो लीडिंग कैपेसिटिव नेचर का करंट ड्रॉ करके हमारे सिस्टम में पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में मदद कर सकती है। जो खूबसूरत बात है वो ये है कि इस मशीन का एक्साइटेशन बदलकर हम इसका पावर फैक्टर और रिएक्टिव करंट जो ये ले रही है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक सिंक्रोनस कंडेंसर या सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर एक स्टेपलेस तरीके से लैगिंग से लेके लीडिंग तक सभी पावर फैक्टर में पावर फैक्टर कंट्रोल का काम कर सकता है। एक सिंक्रोनस कंडेंसर बड़े साइज में ही इकोनॉमिक होता है, ये जगह घेरता है, इसके ऑपरेशन में मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो हम छोटी इंस्टॉलेशंस में पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए स्टैटिक कैपेसिटर बैंक्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। प्रश्न है कि एक सिंक्रोनस कंडेंसर का क्या फायदा है। तो हमारे जो स्टैटिक कैपेसिटर बैंक्स हैं सामान्य तरीके के, वो एक फिक्स्ड कैपेसिटी के हैं। स्विचिंग से हम बैंक में यूनिट्स को कम ज्यादा करके कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन वो कंट्रोल स्टेपलेस नहीं है। अगर हमें कंटिन्यूअस स्टेपलेस पावर फैक्टर का कंट्रोल चाहिए तो वो सिर्फ सिंक्रोनस कंडेंसर की मदद से ही संभव है। यहाँ ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो गया है। ध्यान रहे कि सिंक्रोनस कंडेंसर है उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है, ये जगह ज्यादा घेरता है, इसमें इनहेरेंट लॉसेज भी ज्यादा हैं। तो बाकी चीजें तो इसकी डिसएडवांटेज है। जो एडवांटेज है वो बस यही है कि हमारा कंट्रोल दोनों तरफ हो सकता है, लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर की दोनों स्थितियों पे, और ये स्टेपलेस कंटिन्यूअस रूप में हो सकता है। एक छोटा न्यूमेरिकल करते हैं पावर फैक्टर से रिलेटेड। एक जनरेटर 300 किलोवाट का लोड 0.6 लैगिंग पावर फैक्टर पे सप्लाई कर रहा है। अगर इसका पावर फैक्टर इंप्रूव करके यूनिटी कर दिया जाए तो हम जनरेटर से कितनी किलोवाट एडिशनल भेज सकते हैं। तो एक जनरेटर की कैपेसिटी केवीए में होती है और केवीए किलोवाट में पावर फैक्टर का डिवीजन करने से आएगा, और हमारा जनरेटर 500 केवीए का है। अगर 500 केवीए का जनरेटर यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करेगा तो वो 500 किलोवाट पावर आउटपुट देगा। अभी वो 300 दे रहा है, अगर वो 500 देगा तो उसने 200 किलोवाट एडिशनल पावर जनरेट कर देनी है। अगर यहीं ये पावर फैक्टर 0.6 की बजाय 0.8 रेज किया होता और 0.8 पावर फैक्टर पे 500 केवीए जनरेटर का आउटपुट 400 किलोवाट हो जाता, तो हम 300 किलोवाट से 400 किलोवाट 100 किलोवाट एक्स्ट्रा पावर जनरेट कर लेते अगर पावर फैक्टर 0.6 लैगिंग से 0.8 लैगिंग किया जाता। प्रश्न है शक्ति गुणांक का मान इकाई कब होगा। तो जो पावर फैक्टर है वो हमारी फेज वोल्टेज के कारण लोड में जो फेज करंट आता है उस करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस से जनरेट होता है, और उनके फेज डिफरेंस एंगल का कोसाइन cos फाई पावर फैक्टर कहलाता है। एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस एंगल 0 होने पे उस फेज डिफरेंस एंगल का कोसाइन cos फाई यूनिटी हो गया है। तो शक्ति गुणांक का मान प्योर रेजिस्टिव सर्किट या रेजोनेंस सर्किट
सर्किट में यूनिटी होता है। एक प्योर इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट में फेज डिफरेंस 90 होने से पावर फैक्टर मिनिमम 0 हो जाता है। यहाँ ये बात और समझने की है कि एक इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करता है तो ऐसे पावर फैक्टर लैगिंग पावर फैक्टर कहलाते हैं, और कैपेसिटर में वैसा ही करंट फेज में वोल्टेज से आगे होता है तो ऐसे पावर फैक्टर को लीडिंग पावर फैक्टर कहते हैं। और अगर एक सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों होते हैं तो इनकी जो रिएक्टिव पावर डिमांड है या नेचर है वो ऑपोजिट नेचर की होती हैं और दोनों एक दूसरे के रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करने का काम करते हैं। तो एक इंडक्टिव सर्किट में पावर फैक्टर को हम कैपेसिटर लगा के या कैपेसिटिव सर्किट में पावर फैक्टर को हम इंडक्टर लगा के सुधार सकते हैं। रिजोनेंस की स्थिति में अनुनादी अवस्थाओं में हमारा सर्किट शुद्ध प्रतिरोध जैसा व्यवहार करके यूनिटी पावर फैक्टर बना सकता है। अगर शक्ति गुणांक कम होगा तो हमारी प्लांट की स्थितियों पर क्या फर्क पड़ेगा? तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनकी VA रेटिंग KVA में या MVA में फिक्स होती हैं, और अगर VI प्रोडक्ट फिक्स है और cos phi कम हो गया है तो जो रियल पावर सप्लाइड बाय जनरेटर है वो कम हो जाएगी, तो जनरेटर की किलोवाट क्षमता घटती है। तो पावर फैक्टर कम होने पे जनरेटर किलोवाट तो कम देगा लेकिन किलोवाट ज्यादा देगा। हम क्योंकि रेवेन्यू यूनिट प्रोड्यूस से करते हैं और एनर्जी रियल पावर किलोवाट पावर से बनती है, इसलिए पावर फैक्टर कम होने पे एक जनरेटर का रेवेन्यू कम हो जाएगा। अगर हम एक फिक्स्ड किलोवाट पावर को सप्लाई कर रहे हैं और हमारा पावर फैक्टर कम हो जाएगा तो हम पा रहे हैं कि cos phi यहाँ इनवर्स में है और करंट 1/cos phi के अनुपात से cos phi कम होने पे करंट बढ़ेगा, तो यहाँ बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो गया है। सभी कंज्यूमर जिनके पास इंडक्टिव लोड होते हैं वो हमारे पावर सिस्टम में लैगिंग पावर फैक्टर बनाते हुए पावर फैक्टर को अगर खराब करेंगे तो हमारे पावर फैक्टर कम होने से सेम पावर डिमांड के लिए लाइनों में करंट और हमारे सारे ट्रांसफार्मर लाइन जनरेटर इनकी एक KVA रेटिंग बढ़ जाएगी, और ऐसी स्थिति में हमारी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कम होगा। तो हम कंज्यूमर्स पे अगर वो कम पावर फैक्टर बनाता है तो पेनल्टीज लगाते हैं, लेकिन पावर फैक्टर के मेजरमेंट के लिए हमें विशेष प्रकार के मीटर्स की आवश्यकता होती है। तो जो छोटे घरेलू उपभोक्ता या कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उन पे हम इस तरह के मीटर्स नहीं लगाते तो ये पेनल्टी भी लागू नहीं होती, लेकिन बड़े इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर्स और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स दोनों पर हम इस तरह की पावर फैक्टर पेनल्टीज लागू करते हैं। और ये पेनल्टी कुछ इस तरह से होती है कि अगर आपका पावर फैक्टर 0.9 से कम रहता है तो आपको आपकी बिल्ड अमाउंट के सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से आपका पावर फैक्टर कितना कम हुआ है उसके हिसाब से एक्स्ट्रा पेनल्टी राशि देनी होती है। पावर फैक्टर से रिलेटेड कुछ और प्रश्न करते हैं। अगर किसी सिस्टम में पावर फैक्टर पुअर होता है, कमजोर होता है, तो उस सिस्टम में जो लाइनों में कॉपर लॉस है, ताम्र हानि है, वो किस प्रकार बदलेगी? तो हमारी किसी गिवन पावर के लिए अगर पावर फैक्टर कम होता है तो सिस्टम का करंट इंक्रीज हो जाएगा और लॉसेज करंट के स्क्वायर प्रोपोर्शनल में होते हैं कॉपर लॉसेज। तो हम पाएंगे कि हमारे शक्ति गुणांक के कम होने पे शक्ति गुणांक के व्युत्क्रम के वर्ग के अनुपात में हमारी ताम्र हानियां बढ़ जाएगी। लॉस इज प्रोपोर्शनल टू 1/cos square phi या 1/square ऑफ पावर फैक्टर। अगर एक अल्टरनेटर किसी कांस्टेंट लोड को जिसकी रियल पावर कांस्टेंट है सप्लाई कर रहा है और अगर हम उसका एक्साइटेशन इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा? तो हमारे अल्टरनेटर में रियल पावर का कनेक्शन मैकेनिकल इनपुट से होता है और एक्साइटेशन का कनेक्शन रिएक्टिव पावर से होता है। तो ऐसी स्थिति में अल्टरनेटर ज्यादा रिएक्टिव पावर जनरेट करेगा क्योंकि लोड को रिएक्टिव पावर की डिमांड पूरी हो चुकी है, उसे एक्स्ट्रा रिएक्टिव पावर की जरूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारे अल्टरनेटर की टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी। अगर यही अल्टरनेटर एक इनफाइनाइट सिस्टम के साथ कनेक्ट होता और उसका एक्साइटेशन हम इस तरह से इंक्रीज करते तो हमारा जो इंक्रीज्ड रिएक्टिव पावर आउटपुट है वो हमारी इनफाइनाइट बस ले लेती, सिस्टम के वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन अल्टरनेटर का पावर फैक्टर बदल जाता। ध्यान रहे, एक अल्टरनेटर किसी फिक्स लोड के साथ कनेक्ट है या इनफाइनाइट बस से कनेक्ट है, इससे इस प्रश्न के उत्तर बदल जाते हैं। जरा यही प्रश्न देख लेते हैं कि एक अल्टरनेटर इनफाइनाइट बस बार पर कनेक्ट है और इसका अगर एक्साइटेशन बढ़ा देंगे तो हम पाएंगे कि इनफाइनाइट बस पे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है और ऐसी स्थिति में अल्टरनेटर की रिएक्टिव पावर बदल जाएगी। और अगर वो अंडर एक्साइटेड है, अल्टरनेटर क्रिटिकल एक्साइटेशन से कम एक्साइटेशन पे है, तो एक्साइटेशन बढ़ने से उसका पावर फैक्टर इंप्रूव होगा और अगर वो ओवर एक्साइटेड है तो उसका शक्ति गुणांक कम होगा। तो यहाँ हमें ये मेंशन करना चाहिए कि अल्टरनेटर अंडर एक्साइटेड है कि ओवर एक्साइटेड है, पर डेफिनेटली एक्साइटेशन बदलने से उसकी रिएक्टिव पावर ट्रांसफर में चेंज होगा और इन्वर्टेड वी कर्व्स की भांति ही पावर फैक्टर में बदलाव हो जाएगा। आखिरी प्रश्न करते हैं, जो पावर फैक्टर अगर कम रहता है तो उसका नुकसान किसको है? तो ये केवल
विद्युत सप्लाई कंपनी के लिए ही नुकसान नहीं है, उसकी लाइनों में लॉसेस बढ़ता है और उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज होती है, बल्कि वो उस प्लांट में भी जिसमें पावर फैक्टर कम है उसमें भी इंटरनल लॉसेस ज्यादा करता है और उस पर पेनल्टी भी पावर कंपनी लगा सकती है। तो ऐसी स्थिति में पुअर पावर फैक्टर का नुकसान विद्युत आपूर्ति कंपनी और उपभोक्ता दोनों को है। इस वीडियो की मदद से आपको पावर जनरेशन और सिस्टम में पावर फैक्टर रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने में मदद मिलेगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।